बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हम गुफ्तगू कर रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। इसका जिक्र पहले भी होता रहा है, डिफरेंट जगहों पर हम करते रहे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रीच हो गया। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है। एक ऑब्लिगेशन प्रोमिजर की आ गई है और एक ऑब्लिगेशन प्रोमिजी की आ गई है। अब प्रोमिजर ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, प्रोमिजी ने, अगर कोई पार्टी अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं करते तो हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रीच हो गया। ठीक है ना। If a party refuses or fail to perform his part of contract, तो अगर हम ब्रीच को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, if a party refuses or fail to perform his part of contract। part of contract का क्या मतलब हुआ, वही जो ऑब्लिगेशन थी, प्रोमिजर की ऑब्लिगेशन और प्रोमिजी की ऑब्लिगेशन। तो एक है एक्चुअल ब्रीच। ब्रीच को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। द अदर इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। जैसे हमने कहा था, एक था एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर जिसको बोल रहे थे। ठीक है ना। इसी तरह से ब्रीच के एंगल से जब हम लेकर चलते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का क्या मतलब है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस और फेल टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम फिक्स फॉर, कोई टाइम फिक्स था और उस टाइम पर पार्टी ने या तो रिफ्यूज कर दिया है या रिफ्यूज तो नहीं किया बट फेल टू परफॉर्म हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, तो हम कह रहे हैं क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और एंटीसिपेटरी ब्रीच का क्या मतलब है, when before performance is due the party act in such a way that contract may not be, यानी नजर आ रहा है कि भाई ये बंदा परफॉर्म, अगरचे अभी डेट नहीं आई है, ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन वो जो एक प्रोसेस था जहां से हमें नजर आ रहा था कि यार ये काम होगा। मसलन फर्ज किया कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस में ही 15 दिन लगने हैं, हम जो भी कर लें इसका जो टाइम एग्जीक्यूशन टाइम है दैट इज 15 डेज। अब 10 डेज रह गए लेकिन उसने भी काम शुरू ही नहीं किया, तो पता चल रहा है कि जब डेट आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट किधर जा रहा होगा, ब्रीच में जा रहा होगा। इस पार्टी ने तो काम शुरू किया ही नहीं है। When before performance is due, the party act in such a way that contract may not be performed. This is called breach of contract. So there are two type of breach. One is actual breach and other is anticipatory breach. अभी ये बात अभी हम डिफाइन करेंगे कि किस वक्त हुआ। ठीक है ना। Breach of contract occur when a party either refuses or fail to perform his part of the contract other than when such performance is excused under law. वो कहता है कि जब कोई पार्टी रिफ्यूज हो जाए या फेल टू परफॉर्म हो जाए, सिवाय एक्सक्यूज अंडर लॉ। यानी एक्सक्यूज अंडर लॉ का यहाँ क्या मतलब है, लॉ मना कर दे, जैसे हमने वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्कमस्टांसेस में कहा था। ठीक है ना। There are various remedies available to the aggrieved party of which damages are more frequently sought remedies for breach of the contract. वो कहता है जब ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर रेमेडीज का क्या मतलब है, कंपनसेशन क्या है, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल, कंपनसेशन अवेलेबल। तो कहते हैं जी क्या कंपनसेशन अवेलेबल है, वो कहते हैं जी इसमें से सबसे बहुत सारी कंपनसेशन अवेलेबल है। अच्छा जी, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल। रेमेडीज का क्या मतलब है, कंपनसेशन क्या अवेलेबल। वो कह रहा है डिफरेंट कंपनसेशन अवेलेबल हैं, हम इस चैप्टर में जाहिर है उन्हें पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से मोर फ्रीक्वेंटली जो कंपनसेशन है वो कौन सी है, डैमेजेस की है। ठीक है ना। फिर एक टर्म यहाँ इस्तेमाल हो रही है एग्रीड पार्टी की। एग्रीड पार्टी हम किसे कहते हैं,
मुतासिरा फरीक, ठीक है ना, यानी जिसका कोई नुकसान हो रहा है इस सर्कमस्टांसिस के अंदर, एक बंदे ने अपना काम पूरा किया है और दूसरा ब्रीच कर रहा है, तो जिस बंदे ने अपना काम पूरा किया हुआ है ये कौन बन गई है? एग्रीड पार्टी बन गया, ठीक है ना, एग्रीड पार्टी वो बन गई। तो ब्रीच कितनी तरह का हो गया जी? दो तरह का, वन इज एक्चुअल ब्रीच एंड अदर इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। जी अभी इसी चैप्टर में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे उसका। मेनली तो डैमेजेस ही हैं, मेनली तो डैमेजेस ही हैं। ये यूपीएस क्यों बंद हुआ? नीचे अच्छा जी, तो हम कह रहे हैं दो तरह का ब्रीच हो गया, वन इज एक्चुअल ब्रीच एंड अदर इज एंटीसिपेटरी। डैमेजेस सेक्शन 73 इसको डील कर रहा होता है, ठीक है ना। डैमेजेस हम किसे कहते हैं? डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय एग्री पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास डेफिनेशन भी आ गई। पहले हम एक लफ्ज बोलते जा रहे थे कि डैमेजेस का मतलब है एक्चुअल लॉस, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, जरा जाहिर अब तो एप्रोप्रिएट जगह पर उसको पढ़ने के लिए पहुंच गए। डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन, यानी पैसे की टर्म में जो पैसे मिलेंगे किस चीज के? लॉसेस के अगेंस्ट। कंपनसेशन अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय एग्री पार्टी, और अगर एग्री पार्टी ने लॉस सफर ही नहीं किया तो डैमेजेस अलाउ नहीं होंगे, जनरली डैमेजेस अलाउड नहीं होंगे, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस, ये ऑब्जेक्टिव भी आप लिख सकते थे, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस इज नॉट टू पनिश द पार्टी एट फॉल्ट बट टू कंपनसेट द एग्री पार्टी एज फॉर एज मनी कैन डू सो। वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मिजाज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको, अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो इसको आपको पनिश नहीं कर रहा है कि इस चीज की सजा है कि आपने एक वादा किया था और वो वादा आपने पूरा नहीं किया। वो कहते नहीं, इसकी कोई सजा नहीं है, क्योंकि ये कौन सा लॉ है? सिविल लॉ है, ठीक है ना। क्रिमिनल लॉ और तरह से चलता है, क्रिमिनल लॉ में सजा का कोई कॉन्सेप्ट है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको कहीं ये सजा नजर नहीं आएगी इस बंदे को जेल में डाल दें जी, इसको इतने साल कैद होगी, ये सिविल लॉज में नहीं होगा। हाँ, इसको फाइन लगेगा, इतना डैमेजेस इसने पे करने। वो कहते बट टू कंपनसेट एग्री पार्टी एज फॉर एज मनी कैन डू सो, कि अगर उसको कोई नुकसान हुआ है, मॉनिटरी टर्म में कोई नुकसान हुआ है, तो वो कंपनसेट कर देते हैं। आपको याद होगा वो पीछे हम गाड़ियों की एग्जांपल ले रहे थे कि हमने गाड़ी बुक करवाई हुई थी, फिर हमें उस तारीख को जाकर ऑन पर गाड़ी लेनी पड़ गई, तो वो जो ओवर एंड अबव हमने पे किए हैं, दैट इज द डैमेजेस। वो कहते नहीं भाई, आपने गाड़ी दी क्यों नहीं है? लॉ कहता है इसको नहीं हम एंटरटेन कर रहे, नहीं दी है तो आप सिर्फ ये साबित करें कि क्या कोई आपको लॉस हुआ है, मॉनेटरी टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में कोई लॉस हुआ है, वो आप रिकवर कर सकते हैं अंडर द हेड डैमेजेस। तो हमारे पास पहली डैमेजेस की डेफिनेशन आ गई। डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय एग्री पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच की वजह से जो पैसे का नुकसान हुआ है, मॉनेटरी लॉस हुआ है, उसको कंपनसेट करेंगे। तो कहते नहीं यार, लॉस को छोड़ो, इसने अपना वादा पूरा नहीं किया, कहते इसकी कोई सजा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। किसी और जगह, किसी और लॉ में, किसी और जगह पर हो सकती है कोई सजा हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसकी कोई सजा नहीं है।
कहता है अच्छा जी डैमेजेस की टाइप्स क्या हो सकती हैं? वो कहता है जी डैमेजेस की पहली टाइप है ऑर्डिनरी डैमेजेस, द सेकंड इज स्पेशल डैमेजेस, द थर्ड इज रिमोट एंड इनडायरेक्ट, फोर्थ इज डैमेजेस इन कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, और फिर हमने जो और बात पढ़नी है डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस, एंड द लास्ट इज रिसेंडिंग द, यानी डैमेजेस से रिलेटेड ये 6 बातें हमें इस सिलेबस में इस चैप्टर में पढ़नी है। ये 6 टाइप की बातों को हमने डिस्कस करना है क्लास में कि भाई डैमेजेस से क्या मुराद है, ये कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है। नंबर 1, सबसे पहला काम ऑर्डिनरी डैमेजेस। Ordinary damages are those which arise naturally in the usual course of things from breach itself. वो कहता है कि जो ordinary damages है ना, ये डायरेक्ट consequence of the breach है, यानी एक आम आदमी को भी समझ आ रहा है कि इस बंदे ने ये काम किया, इसकी वजह से ये सामने वाले का नुकसान हो गया। किस वजह से? ब्रीच की वजह से। जैसे वही एग्जांपल ध्यान में लाते हैं, हमने गाड़ी बुक करवाई हुई थी, हमने गाड़ी किसी को एक मुकर्रर डेट पर गिफ्ट करनी थी, उस तारीख को गाड़ी नहीं उसने हमें डिलीवर की। अब हमें तो वो काम करना था, तो हमें जाकर ओपन मार्केट से गाड़ी परचेज करनी पड़ी, ऑन पर हमें गाड़ी मिली, 10 लाख रुपए हमें ऑन देना पड़ गया। डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ दी ब्रीच, क्योंकि इस बंदे ने गाड़ी नहीं दी है और हमें गाड़ी उस दिन चाहिए थी, तो हमारे पास एक डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ ब्रीच हमारे सामने नजर आ गया। Ordinary damages are those which arise naturally in the usual course of thing from the breach itself. Damages can be recovered if the following 2 conditions are fulfilled. Aggrieved party must suffer by breach of contract. मैंने सोचा चलो यार मैं छोड़ो, अब इतना 90 लाख की पहले मैं गाड़ी गिफ्ट कर रहा था, अब गाड़ी तो आई नहीं है, 10 लाख रुपया बॉन्ड भी देना पड़ रहा है, 1 करोड़ हो जाएगा, चलो छोड़ो यार मैं गाड़ी गिफ्ट नहीं करता, कोई और चीज गिफ्ट कर देता। बात समझ आई है? कोई लॉस हुआ? कोई लॉस, ठीक है ना? एग्री पार्टी मस्ट सफर बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सफर नहीं किया आपने, उसने सोचा यार मैं एक 5 मरले का प्लॉट पड़ा है, उसकी फाइल पड़ी है, मैं वो दे देता हूं, गिफ्ट ही देना। पार्टी डिड नॉट सफर अ लॉस। डैमेज मस्ट बी डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जो नुकसान हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि उसने ये किया नहीं और उसकी वजह से अब मुझे नुकसान हो गया, डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ द ब्रीच। द जनरल रूल फॉर मेजरिंग डैमेजेस, डैमेज का पता कैसे चलेगा? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। भाई मुझे 90 लाख की गाड़ी मिल रही थी, लेकिन अब 1 करोड़ की मिली है, तो ये जो 10 लाख रुपया है ये नजर आ रहा है कि डैमेजेस है। मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू डैमेजेस, ठीक है ना? अब ये चीज मुझे मार्केट से 1 करोड़ की मिल रही है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे 90 लाख रुपए की मिलनी थी। दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस। जनरली ऐसे कैलकुलेट होगा। इसके कंट्रास्ट में एक दूसरी बात करते हैं, विच इज स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस, special damages can be recovered for the loss which the parties, वो कहता है अगर ये हम जरा कुछ बातें आ जाएं कि पार्टीज जो है ना वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी उन्हें पता था कि यार इसमें ये स्पेशल डैमेजेस आएंगे, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जीक्यूट हो रहा है, एज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Special damages are due to special losses which are in the reasonable contemplation of the parties at the time of formation of the contract. हम पहले उसी तरह एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, फिर हमें बात क्लियर होगी। ये आजम है जी, कोई एक बिल्डर है जो कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, ये
बाबर हैं, ऑनर हैं, इन्होंने इन्हें एक घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए देने लगे हैं। अब घर की कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका देने लगे हैं कि भाई ये घर आपने बनाना। लेकिन इन्होंने जिस वक्त ये सारी कहानी चल रही है ना, जब ये सारा काम हो रहा है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाबर ने आजम को बताया कि भाई कब तक घर मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा जनाब 1 साल लगेगा, 1 साल में हम आपको घर डिलीवर कर देंगे। उन्होंने कहा देख लो भाई 1 साल में हो जाएगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। उन्होंने कहा असल में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि हमारे पास एक टेनेंट है जो साल बाद का हमारे साथ एक एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हो साल में घर तैयार हो जाएगा, तो क्या मैं 1 साल के बाद वाली डेट पर इसको घर किराए पर दे दूं? देखो जी बिल्कुल दे दें, साल में हम आपको घर डिलीवर कर देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो बाबर ने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाबर विल रेंट इट आउट टू कासिम। और ये बात हमने आजम को बता दी है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आजम ये हमारा तय हो गया और हमने बता दिया कि भाई बाबर भाई हमारा जो कासिम से, आजम भाई जो हमारा कासिम से एग्रीमेंट हो रहा है ना, वो हमें 1.5 लाख रुपया मंथली रेंट देगा और उसमें एक शिक लिखी हुई है, अगर हम उसे घर डिलीवर ना कर सके तो हम 5 लाख रुपया डैमेजेस देंगे। किसको? कासिम। इन दो के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बात को समझे जरा। कासिम ने घर किराए पर लिया है, कौन सा घर? जो भी कंस्ट्रक्शन जिसकी शुरू होनी है, और आपस में तय हुआ ठीक है जनाब 1.5 लाख रुपया घर का किराया होगा, लेकिन अगर आपने मुझे घर डिलीवर ना किया तो फिर आप 5 लाख रुपया डैमेजेस देंगे। ये वाली सारी कहानी आजम को बताई गई है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले। ये सारी कहानी आजम को बताई गई है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले। अनफॉर्चुनेटली घर इस क्वालिटी में बना, वट एवर द रीजन, घर गिर गया। आजम बिल्ड द हाउस सो बैडली दैट बिफोर ड्यू डेट इट फॉल डाउन। जब लेंटर खोला तो पता चला घर तो गिर गया। अब घर दोबारा कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये वाली डेट तक काम मुकम्मल नहीं होता, ठीक है ना। अब यहां हमने वो नुक्ता समझना है। आजम मस्ट मेक कंपनसेशन टू बाबर if he know the contract between बाबर and कासिम at the time of contract। अब डैमेजेस क्या पे होने हैं, और यहीं से हमने समझा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेजेस। पहले हम ऑर्डिनरी डैमेजेस की बात करते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस में हमने कहा कि जो डायरेक्ट कंसीक्वेंस है, ठीक है ना, डायरेक्ट कंसीक्वेंस क्या है? घर गिर गया, मटेरियल भी जाया हुआ, बजरी सीमेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल सारे का नुकसान हुआ, और जिसने बनाया था उसकी लेबर का भी नुकसान हुआ। दैट इज अ डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ द ब्रीच, ठीक है ना। ये तो इसने दोबारा बनाना ही बनाना है, घर तो इसने दोबारा बनाना ही बनाना है। अगर मटेरियल भी उसका था, लेबर भी उसकी थी, सारा कुछ उसका था, और क्वालिटी उसने इंश्योर करनी थी, तो घर तो उसने बना के देना ही देना है, बिकॉज ये तो डायरेक्ट नेचुरल ऑर्डिनरी लॉस हुआ हमारा। लेकिन इस सारी कहानी में ऑर्डिनरी के अलावा एक स्पेशल लॉस भी हुआ है। फर्ज करें अब घर बनाने में 3 महीने लग गए, लेट हो गया, यानी 3 मंथ एक्सटेंड हो गया। अब क्योंकि आजम को बताया गया था कि हमने घर किराए पर दे दिया है 1.5 लाख रुपया मंथली, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है ना। एक तो ये लॉस हमारा हो रहा है, और एक हमें, क्योंकि हम कासिम को घर टाइम पर नहीं दे सके, 5 लाख वो लॉस हुआ है। 4.5 लाख ये, 5 लाख वो, कितना हो गया? 9.5 लाख का जो ये वाला लॉस है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस। एक ऑर्डिनरी डैमेजेस है, वो तो मिलने ही मिलने, लेकिन स्पेशल डैमेजेस कब मिलेंगे? अगर ये सारी बातें एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्री हुई हैं,
और अगर ये एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट था, हमने कुछ नहीं बताया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आजम और बाबर आपस में बातें कर रहे हैं, हमने कासिम वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं बता रखा उसे, हालांकि हमारा कासिम से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन हमने कहा यार आजम को क्यों बताना, ये तो कह रहा है साल में कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा, घर तैयार हो जाएगा। और हमने ये बात नहीं बताई कि हम दर पर्दा इस घर को किराए पर दे रहे हैं और कासिम के साथ हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। देन दिस इज ऑर्डिनरी डैमेजेस, ठीक है ना। फिर ये एक ऑर्डिनरी डैमेजेस के कैटेगरी में जाएगा। स्पेशल डैमेजेस जब भी क्लेम किए जा सकते हैं जब पार्टी को बता दिया जाए, और कब बता दिया जाए, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं कि घर कंप्लीट होने के करीब पहुंचा हुआ है, अब हमने उसे कहा कि देखो भाई काम जल्दी करो, हमने घर किराए पे दे दिया हुआ है और ये हो रहा है, और नहीं बाद में तो नहीं ना हम कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते। बात समझ आ रही है? अब पढ़िए स्पेशल डैमेजेस क्या है। Special damages can be recovered for the loss which the parties knew about it at the time the contract made, likely to result from such breach of the contract. Special damages are due to special losses which are in a reasonable contemplation of the parties at the time of formation of the contract. Subsequent knowledge of the special circumstances will not create any special liability on the guilty party. क्या मतलब हुआ इस बात का? बाद में बता दिया कि यार देखो भाई घर जल्दी मुकम्मल कर दो, हमने तो किराए पे दे दिया है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। वो कहते नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप कहिए हमने बता तो दिया था आपको, 2 महीने से बता तो रहे हैं। एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन बाद में तो नहीं चेंज की, हाँ म्यूचुअल एग्रीमेंट से तो चेंज की जा सकती है, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट तो नहीं हो रहा ना। तो बाद वाले सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इसको लेकर नहीं चलेंगे, ठीक होगी ना बात। अब इस बंदे ने क्या क्या पे करना है, कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस पे करनी है, रेंट भी पे करना है, और कंपनसेशन मेड टू कासिम भी पे करनी है, सारा कुछ पे करना है। इसमें से स्पेशल डैमेजेस कौन से हैं? रेंट एंड कंपनसेशन मेड टू कासिम। ऑर्डिनरी डैमेजेस कौन से हैं? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द हाउस, दैट इज डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ द, ठीक है ना। जो घर गिर गया है दैट इज डायरेक्ट विच अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम ब्रीच इटसेल्फ, इट मस्ट बी डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ द ब्रीच। लेकिन जो रेंट का लॉस हो रहा है दैट इज नॉट अ डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ द ब्रीच, और जो कासिम को हम कंपनसेशन पे कर रहे हैं दैट इज नॉट डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ द ब्रीच। अच्छा जी, अब हमने फिर इसी कहानी को थोड़ा सा लेकर चले। आजम मस्ट बिल्ड हाउस सो बैडली, अगर इसने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताया और फिर वही सारा कहानी वही चल गई है, तो सिर्फ क्या पे करना है? कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग। ऑर्डिनरी डैमेजेस तो अभी भी पे करने हैं ना, ऑर्डिनरी डैमेजेस तो अभी भी पे करने हैं, ठीक है ना। ऑर्डिनरी डैमेजेस तो अभी भी पे करने हैं, विच इज नेचुरल डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ द ब्रीच। हाँ, स्पेशल डैमेजेस अगर आपने क्लेम करने हैं तो आप स्पेशल डैमेजेस उस वक्त बता दें, ठीक हो गई बात। फिर यही सारी कहानी मैंने लिख दी है, जो सारा कुछ मैंने उसी क्या किया, वो बाबर और आदम और वो सारा कुछ इस तरह लिख दिया कि उसका एक एग्जाम्पल आ गई। फिर तीसरी तरह का डैमेज आ गया विच इज कॉल्ड रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। रिमोट एंड, इसके लिए भी एक कहानी बना लेते हैं। कामरान जो कि एक शिप ऑनर है और इमरान जो कि एक पैसेंजर है जिसे शिप के थ्रू सफर करना है फॉर सिडनी। इसने कोई एक
शिप की टिकट बुक करवाई, ठीक है, और जनवरी 2022 को जो शिप है इसने चलना था कराची से, फर्ज किया, एंड इमरान डिटेन इन कराची फॉर 7 days and incur expenses of ₹75,000 before proceeding to Sydney in another vessel. वो कह रहे जो तारीख इस शिप ने दी हुई थी जाने के लिए, शिप उस डेट को नहीं चली। अब शिप जो है ना फ्लाइट की तरह हर घंटे बाद तो शिप नहीं जा रही होती ना, अब 7 days के बाद फिर कोई और वेसल जा रही थी, कोई और शिप जा रही थी, तो इमरान ने इस शिप में की बजाय उस पर सफर किया, लेकिन अब इसे 7 days कराची ही रुकना पड़ गया, तो जाहिर है इसकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग के जो एक्सपेंसेस वहां खर्च हुए वो इन 7 दिनों में 75,000 खर्च हो गए। इमरान could earn 5,50,000 in 7 days in। इमरान ने कहा भाई मैं 7 दिन लेट हो गया हूँ, सिडनी पहुंचना था मैंने, और वहां तो मेरी ये सैलरी थी पर डे और ये मैंने काम करना था, 5.5 लाख रुपया मैंने वो भी कमा लेना था, 75,000 मैंने यहाँ खर्च किया है, और 7 दिन का जो मेरा वहां नुकसान होना था वो 5.5 लाख रुपया, ये भी पे करो। किससे क्लेम कर रहे हैं? इमरान से। अब लॉ फिर एक बात बता रहा है, लॉ कह रहा है यार देखो जो डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ द ब्रीच है ना वो आपको मिलने हैं, 5.5 लाख मिल सकते थे अगर आप इसे स्पेशल डैमेजेस बनाते उस वक्त कि भाई अगर आपकी शिप टाइम पर ना चली और अगली शिप से पहुंचने से पहले मैं जब सिडनी पहुंचूंगा मेरा पर डे इतना लॉस हो रहा होगा, आपको वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल डैमेजेस बताने के बाद मिलते हैं, बगैर बताए नहीं मिलते। ऑर्डिनरी डैमेजेस बताए बगैर मिलते हैं, बिकॉज ऑर्डिनरी डैमेजेस किसे हम कह रहे हैं? नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, बज़ाहिर नजर ही आ रहा है कि हाँ ये हुआ है, भाई इस बंदे को 7 दिन वहां रुकना पड़ गया, तो नजर आ रहा है जो बोर्डिंग लॉजिंग जो खाना पीना इसका हो रहा है वो डैमेजेस इसके हो रहे हैं। इसका मतलब है 75,000 तो मिलेंगे एज ए ऑर्डिनरी डैमेजेस, और इन डैमेजेस को जो हम अब कह रहे हैं ये हो गया ऐसे भी हो जाता, फिर तो ऐसे हो जाना था, लॉ इसे क्या कह रहा है? रिमोट, इनडायरेक्ट, that is not the direct consequence of the breach. Direct consequence of the breach ये 75,000 हुआ, वरना तो आप पता नहीं कहां तक कौन कौन सी इनडायरेक्ट चीजें ले जाएंगे। हाँ इनडायरेक्ट, अगर आपने इनडायरेक्ट तो अलाउ नहीं होने, अगर आप इनडायरेक्ट को बयान कर देंगे तो ये स्पेशल बन जाएंगे, अब सामने वाली पार्टी को काबिल कबूल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है नो कंपनसेशन शैल बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन बाय रीजन ऑफ ब्रीच। तो कहते हैं जो इनडायरेक्ट लॉस है ना, रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस, वो नहीं अलाउ होगा। कैसे अलाउ होगा? अगर बता देंगे तो वो रिमोट रहेंगे नहीं, फिर तो स्पेशल बन जाएंगे। इसका मतलब है डैमेजेस या ऑर्डिनरी मिलेंगे या स्पेशल मिलेंगे, रिमोट नहीं मिलेंगे। देयर मे बी लॉस व्हिच क्लियरली रिजल्ट फ्रॉम द डिफेंडेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आर कंसिडर्ड टू रिमोट फ्रॉम ब्रीच फॉर इट टू बी फेयर टू एक्सपेक्ट द डिफेंडेंट टू कंपनसेट द क्लेमेंट फॉर देम। वो कहता है कि बाद दफा ना बज़ाहिर लिंक तो नजर आ रहा है, जैसे हमारी ही एग्जांपल में देखें, ये बंदा सिडनी नहीं पहुंचा और सिडनी में जो इसे सैलरी मिलनी थी वो नहीं मिली, है तो कॉन्सिक्वेंस, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, हमारा जो मिजाज है ना वो हम पहले डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार नहीं ये था, बस यहाँ रुक गए हैं, रिमोट नहीं, आगे सिडनी में जा रहे थे फिर यूं होता फिर यूं होता। वो कह रहा है ऐसे नहीं है। हाँ ऐसे सोच सकते हैं आप, कहें कि जनाब उसे शिप की टिकट नहीं मिली, उसने उसी शाम बाई एयर टिकट पकड़ी और चला गया। अब जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब उसूल लगेगा मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट का।
बात समझ आ रही है? मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दैट इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच। लेकिन ये मैं वहां पहुंचता, ये होता, वो कह रहा है इसको हम रिमोट कह रहे हैं, भले ये है तो कंसिक्वेंस ही, लेकिन ये रिमोट है और ये क्लेम नहीं होगा। इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, the means which existed for remedifying the inconvenience caused by non-performance of the contract must be taken into। वो कहता है कि जो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ये वाली बात को, कि जो इनकन्वीनियंसेस अराइज हुई हैं उसके एक्सपेंसेस भी बीच में शामिल कर दिए जाएंगे। मतलब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, ये कॉस्ट भी आएगी, ये कॉस्ट भी आएगी, वो भी शामिल कर देंगे। लेकिन जो रिमोट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो शामिल नहीं होंगे। अच्छा जी, पढ़ लें एक दफा जरा। वही सारी कहानी अब हमने इसको लिख दिया है ताकि आपको लिखी हुई शक्ल में भी नजर आ जाए कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, फिर एक छोटा सा रूल, डैमेजेस इन कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कह रहे हैं कि कोसाई कॉन्ट्रैक्ट में तो हमने तो यहाँ कहा जी टर्म्स तय कर लें तो फुला कर लें तो दिमाग कर लें। कोसाई कॉन्ट्रैक्ट में तो बाद दफा सामने वाली पार्टी को जानते भी नहीं है, ठीक है ना। 5 कोसाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर आए अभी हम रिसेंटली। When an obligation resembling those created by the contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person has contracted to discharge it and has broken his contract। वो कहते हैं यार जो कोसाई कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें तो भाई हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, लॉ ने खुद ही क्या कर लिया है, अज्यूम कर लिया, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट खुद ही अज्यूम कर लिया। वो कहते हैं लेकिन स्टिल अगर यहां भी कोई डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। मसलन कल वाली एग्जांपल देखिए, हमने कहा था कि अगर किसी की चीजें किसी को मिल जाए, फाइंडर ऑफ द गुड्स वाला जो कोसाई कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो हम मिल्क की एग्जांपल ले रहे थे, पेरिशेबल, अगर इसने बंदे ने पेरिशेबल था मिल्क और इसने वो मैयर्स नहीं लिए तो इसने ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किया है। मिल्क की जो प्राइस स्पॉइल हुई है वो डैमेजेस के तौर पे क्लेम की जा सकेगी, बिकॉज इसने क्या करना था, रीजनेबल मैयर लेने थे, रीजनेबल मैयर लेने थे, तो रीजनेबल मैयर नहीं लिए हैं तो दैट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच। अब वो कहे यार मेरा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था भाई, मैं क्यों ब्रीच हुआ है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा कि जैसे उनके दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट था। आपकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर सामने वाली पार्टी को कोई लॉस होगा तो हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। कुछ बात समझ आई है? अच्छा जी, तो अगर हम गौर करें तो डैमेजेस के अंदर अभी तक हम कितनी बातें कर चुके हैं जनाब? 4 बातें कर चुके हैं। व्हाट इज ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस एंड डैमेजेस इन कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। हमें कहीं लिखने की जरूरत पड़ गई तो हमेशा एक अच्छा लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि कहीं छोटी सी डेफिनेशन दे दें, तो इसीलिए हमने डैमेजेस की डेफिनेशन देख ली, ठीक है ना। डैमेजेस का पर्पस क्या है ये बात हमें पता चल गई। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर हमें हेल्प कर रहे होंगे कभी भी किसी सिनेरियो को आंसर करने के लिए। इससे पीछे चले तो हमें समझ आया कि यार ब्रीच किसे कहते हैं। एक ब्रीच की छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि ब्रीच का मतलब क्या है, इफ पार्टी रिफ्यूजेस और फेल टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रीच। फिर ब्रीच को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, बिटवीन एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच। और फिर और आगे चले, फिर हमने डैमेजेस के ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, रिमोट एंड इनडायरेक्ट, मेन एरिया ये है। तो उसूल हमें क्या पता चला,
ऑर्डिनरी डैमेजेस बगैर बताए मिलेंगे, बिकॉज दिस इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच। लेकिन अगर ब्रीच के कंसिक्वेंस में हमारे डैमेज हुए ही नहीं है, इसीलिए बार बार वो पीछे बात कर रहे थे कि डैमेजेस का एक्चुअल होना जरूरी है। मतलब एक शख्स ने अपना वादा पूरा नहीं किया, आपने एक शख्स से मोबाइल खरीदना था, उसने कहा यार फ्राइडे को आ जाना तो आप ले लेना। जो मोबाइल की प्राइस तय हुई थी, आप फ्राइडे को गए, मोबाइल नहीं मिला, लेकिन आपने उसे थोड़ा बुरा भला भी कहा, सोचा कि अच्छा ऐसी की तैसी इसने कॉन्ट्रैक्ट मेरा वायलेट किया है, लेकिन आप साथ ही साथ वाली दुकान में आए हैं, वही मॉडल वही मोबाइल उसी प्राइस पर आपको साथ वाली शॉप से मिल रहा है। तो लॉ इसको ऑर्डिनरी डैमेजेस कंसिडर, ठीक है ना, लॉ इसको ऑर्डिनरी डैमेजेस कंसिडर। हाँ, कोई इनकन्वीनियंस अराइज हुई है, मसलन आप ये मोबाइल लेने के लिए कहीं अपने इलाके में खड़े थे, आपको पता चला इसने तो मोबाइल मंगाया नहीं है, मिला नहीं है, आया नहीं है, आपको पता चला कि नहीं यार हफीज सेंटर चले जाए वहां अवेलेबल है। अब आपको हफीज सेंटर जाना पड़ रहा है, इनकन्वीनियंस अराइज हो रही है, कुछ थोड़े से एक्सपेंसिव भी खर्च हो रहे हैं, स्टिल ये क्लेम किए जा सकते हैं बिकॉज दिस इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच। फिर सेकंड आ गया कि स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस के ऊपर हमने बात की है कि नंबर 1, पार्टीज को पता हो, जब कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं पार्टी को पता हो। मसलन वो जो हम सिडनी वाली एग्जांपल अभी ले रहे हैं, उस बंदे ने कहा कि यार देखो भाई, मुझे तो इस तारीख को पहुंचना है हर हालत में, और अगर मैं नहीं पहुंचूंगा मेरा पर डे इतना नुकसान हो रहा है सिडनी में, अगर आपकी शिप उस दिन यहां से नहीं चलेगी तो भाई आप जिम्मेदार हैं। अब सामने वाली पार्टी सोचेगी कि यार नहीं भाई, मैं इतनी जिम्मेदारियां क्यों अपने खाते डाल रहा हूं, मेरा बिजनेस है, शिप लेट भी हो जाता है। हाँ, आपने देखा कि एयरलाइंस अगर कोई इस तरह का इशू हो जाए तो फौरन आपको होटल अरेंज कर देती हैं, खाना पीना होटल अरेंज कर देती है, बिकॉज व्हाई, दैट इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच, दैट इज एन ऑर्डिनरी डैमेजेस। और बाय डिफॉल्ट उस इंडस्ट्री के लोगों को पहले से ही पता होता है कि यार ये तो मुझे अदालत ने भी कह देना है, तो वो आपको फौरन अरेंज कर देंगे। लेकिन अब आप कह रहे हैं जनाब मैंने सिडनी पहुंच के 5.5 लाख रुपया कमाना था, तो जब वो आपको इसे स्पेशल डैमेजेस बनाने की भी कोशिश कर रहा होगा ना, तो वो जो रीजनेबल शख्स होगा ना, कहता रहने दे यार भाई, हम आपको टिकट ही नहीं दे रहे, ऐडा तू शोखा, ठीक है ना, और ये कह के उस वक्त कह देंगे कि ऐसे नहीं हो सकता भाई कि आप सिडनी पहुंचेंगे, हमें क्या पता आप क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे भाई, हम इसके जिम्मेदार हैं कि अगर आपको खुदा ना खास्ता हमारा शिप नहीं गया तो जितने दिन कराची ठहरेंगे हम, बल्कि आपने खुद क्या जाना है, हम आपको खुद ही होटल देंगे, आप सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हो सकता है कोई बिजनेस ऐसा हो कि हाँ जनाब मैं जिम्मेदार हूं, ओके फाइन, स्पेशल डैमेजेस अगर एग्री हो गए हैं तो ओके, फिर आप क्लेम भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? मसलन मैं फिर इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल आपको दे। फर्ज कर लें हम आप एक सर्विसेज ले रहे हैं, जनरली ये सर्विसेज ऐसे हम कह रहे हैं भाई हम पढ़ा रहे हैं, हम टीचिंग सर्विसेज दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपने मेहनत करनी है, आपने पढ़ना है, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे, ये एक जनरल बात होगी। फर्ज कर लें कोई कॉलेज पास अश्योरेंस ऐड कर देता है, वो कहता है यार अगर आप पास नहीं हुए, आप क्लास पढ़ें, आप पास नहीं हुए तो हम ना सिर्फ आपको दूसरी दफा पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि जो दूसरी दफा की आई कैप की एग्जामिनेशन फीस जाएगी वो भी हम पे करेंगे। अगर ये दोनों पार्टीज एग्री कर लें तो बिल्कुल ठीक है, डैमेजेस कौन से बन गए, स्पेशल डैमेजेस बन गए कि जनाब ना सिर्फ आपको पढ़ाएंगे बल्कि फीस भी हम पे करेंगे। अच्छा ये वाली बात ना, जैसे हालात वाकयात महंगाई, जब कभी हम सीए कर रहे थे ना तो कल्चर था ही ये, मतलब एक तो पहली बात है अगर मैं उसमें शामिल हूँ कि जब हम सीए कर रहे थे तो लोग पढ़ाते जरूर थे, ऐसे ही कॉलेजेस बने हुए थे, टीचर थे, पढ़ा रहे थे, वो उससे पैसे भी कमाते थे, लेकिन वो इसे बिजनेस नहीं समझते थे।
अनफॉर्चुनेटली फिर हमारे जैसे कमजोर लोग आ गए जिन्होंने आकर इसे बिजनेस समझते हैं, इसे कारोबार समझते हैं। वो अजीम असातिज़ा थे, हम तो उस कैटेगरी में नहीं आते, हम तो आम दुनियादार आदमी हैं। उस वक्त कल्चर ये था कि एक दफा फीस लेता था टीचर। अगर आप सीए फाइनल की क्लास पढ़ रहे हैं, बस आपने फीस दे दी है, अब खुदा ना खास्ता आप फेल हो गए तो दोबारा पढ़ लें, फिर फेल हो गए फिर दोबारा पढ़ लें, 3 दफा आप फेल हो गए तीसरी दफा पढ़ लें, टीचर ने 1 दफा फीस लेनी है। ये ऐसे कल्चर चल रहा था। अब तो हम कहते हैं कि आपने ड्रॉप भी करना है तो आपको चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हालात, वाकयात, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। लेकिन उस वक्त टीचर्स जो पढ़ा रहे थे ना, वो पढ़ाते भी ऐसे थे कि घर के एक कमरे में पढ़ा रहे होते थे। हैं? क्या कह रहे हैं? हम चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जरा कमजोर इंसान है, गुनाहगार इंसान है, ठीक है ना। तो चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल वो तो अजीम लोग थे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें कुछ सर्कमस्टांसेस भी थे ना। मसलन मैं जब पढ़ रहा था, अब वो थोड़ा डिले हो जाएगा, तो सीए फाइनल की क्लास थी, तो कुछ सर्कमस्टांसेस बड़े स्पेशल से थे। जो मेरी अटेम्प्ट थी ना, वो आनी थी तकरीबन जब आर्टिकल शुरू हुए, उस वक्त आर्टिकल 4 साल के होते थे। तो आर्टिकल उसूल ये था, मैंने सुनाई पहले कहानी आपको। आर्टिकल का उसूल ये था, मेरी आर्टिकल शुरू हुए थे 22 मई को। अच्छा, उस वक्त फाइनल की अटेम्प्ट मई में होती थी। आर्टिकल स्टार्ट हो गए, हमें पता नहीं था कि मई को काउंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ना मेरी आर्टिकल 6 महीने, वो मेरी अटेम्प्ट फाइनल की 6 महीने बाद बनती थी। 2.5 साल बाद अटेम्प्ट देनी होती थी। अब वो 2.5 की बजाय मेरी 3 साल बाद बनी। वो ऐसे जैसे आजकल भी आई कैप कर रहा है ना, वैसे ऐसे तो आजकल जैसे कर रहा है ऐसे तो पहले नहीं करता था। पहले तो कभी कभार ऐसे होता था, अब तो रोज पॉलिसीज चेंज कर देता आई कैप। तो आई कैप ने ना एक उसूल चेंज किया। अटेम्प्ट चली गई जून में, मई की बजाय जून में। अब हमें बड़ा एक अफसोस रहता था, मैं मुख्तसर क्योंकि टाइम खत्म हो गया, हमें बड़ा एक अफसोस रहता था। खैर हमारा वो दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, 6 महीने पहले अटेम्प्ट आ गई, क्योंकि 22 दिनों की वजह से हमारी अटेम्प्ट अगली बनती थी। एक हफ्ता नहीं गुजरा, एक और चेंज आ गई कि जी अब आर्टिकल में आप 2.5 साल की बजाय 2 साल बाद पेपर दे सकते हैं। 6 महीने का फर्क उससे पड़ा, 6 महीने का फर्क इससे पड़ा, मेरी अटेम्प्ट साल पहले बन गई। अब हम तो भी आराम से बैठे हुए थे, पढ़ना शुरू ही नहीं किया था, तो पता चला ये जो कमिंग अटेम्प्ट है ना, यही अटेम्प्ट बन गई है। ये 2 रेगुलेशन चेंज होके मैं और राहील फारूक साहब 3 महीने रहते हैं, 4 महीने, और जो ये अटेम्प्ट है ये हमारी बन गई है। तो बड़ी टेंशन में आ गए हम। ये कैप्स के जो हैं हमारे उस्ताद नवीद साहब, ये इनका घर होता था मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर। नीचे इन्होंने रिहाइश रखी हुई थी, ऊपर इन्होंने 2 कमरे सादा से बनाए हुए थे, वहां ये क्लासेस पढ़ाते थे। कॉलेज ऐसे नहीं होते थे कि कॉलेज बने हुए हैं और इस बिल्डिंग का तो 15 लाख रेंट जा रहा है, वो घर के ऊपर ही 2 कमरे बने हुए थे, वहां पढ़ाते थे। खैर हम पहुंच गए, हमने जाके सर से कहा, अच्छा नवीद साहब पढ़ाते थे स्लो। उन्होंने कहा यार मैं तो कोर्स ही 1 साल में खत्म कराता हूँ, आपका तो 3 महीने बाद अटेम्प्ट बनी हुई है, तो आपको तो फायदा नहीं है मेरी क्लासेस में आने का। हमने कहा नहीं सर, हमने अटेम्प्ट तो देनी है, आप हमें दाखिला दे दें। उन्होंने कहा यार बैठ जाओ, लेकिन 3 महीने में तो मैंने तो 2 टॉपिक पढ़ाने हैं, मैं तो स्लो पढ़ाता हूँ। कहा कोई बात नहीं है। हम बैठ गए। अच्छा सर इस तरह नहीं, फीस इस तरह नहीं, उस वक्त इस तरह नहीं निगोशिएट होती थी कि काउंटर बना हुआ है तो आपने पैसे जमा करा, ऐसे नहीं। बैठ के 2-3 दिन बाद वो एक मुर्तजा एक लड़का होता था, उससे अच्छा टीचर पूछ ही नहीं रहा है फीस, हम पढ़ना शुरू हो गए हैं, हम ही पूछ रहे हैं यार, कोई पैसे ही नहीं पूछ रहा। तो वो जनाब मुर्तजा से पता किया, कहता यार मैं सर से पूछ के बताऊंगा। अगले दिन फिर उसने बताया कि सर कह रहे हैं, उस वक्त ज़ाहिर सस्ता दौर था कि पता नहीं शायद पूरे फाइनल की जो उस सब्जेक्ट की 10,000 फीस है, लेकिन सर कह रहे हैं अब टाइम थोड़ा है तो आप आधी फीस पे कर दें। 5,000 या ऐसे कोई फीस तय हो गई। अच्छा कुछ दिन हमने पढ़ा तो हमने देखा हमें समझ भी आ रही है, सारा कुछ सही है, लेकिन वाकई सर तो बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। अब हमने सर से कहा कि सर आप, अच्छा सर के ना 3-4 बैच चलते थे
हमने कहा सर अगर हम सारी क्लासेस में बैठ जाए, हमने पता तो कर लिया ना, जैसे स्टूडेंट पता कर लेता है उस बैच में क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, वो हमने देखा टॉपिक अलग अलग चल रहे हैं, अगर हम चारों क्लासेस में बैठ जाएं तो हमारा सिलेबस कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। सर को कहा, सर का तकिया कलाम तक काका, कहते हो काका ऐसे नहीं पढ़ाई होती, 4 क्लासेस तुम पढ़ोगे तो घर जाके क्या पढ़ोगे। मैंने कहा सर हम पढ़ लेंगे, हमने छुट्टियां ले ली है फॉर्म से, हमने बड़ी लेट सीटिंग की हुई थी, हमें छुट्टियां मिल गई हैं 40-45 दिन, हम काम कर लेंगे। कहते बैठ जाओ फिर। अब हम 4 क्लास में बैठ रहे हैं, एक में एक टॉपिक चल रहा है, एक में एक चल रहा है, एक में एक चल रहा है, हमें इकट्ठे पढ़ने की आदत थी राहिल को और मुझे। छुट्टियां हमने ले ली, हम जनाब घर बैठ के पढ़ना शुरू हो गए। अब खैर अल्लाह की करनी हुई, हमने एग्जाम दिए, 3 महीने में तैयारी जैसी कैसी हो सकती थी, फाइनल की तैयारी करके एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आया तो पास हो गए। अच्छा सर ने उस वक्त ना एक जुमला बोला, वो हमें तो मुर्तजा ने बताया कि सर कह रहे हैं आधी फीस इस दफा दे दो, आधी अगली दफा दे देना। अच्छा हमने कहा यार ये तो टीचर ने पहली असम्पशन ले ली है कि हम फेल होंगे, तो आधे पैसे भी देने, आधे अगली दफा देने। खैर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने आधे पैसे दिए, बैठ गए क्लासरूम में। अब मुझे अभी भी याद है कि वो रिजल्ट आया तो हम मिठाई लेकर, या मुझे लगता है शायद उस वक्त आम का सीजन चल रहा था, तो आम की पेटियां बनवा के तो हम सर के घर मिलने गए। तो सर ने जो पहला डायलॉग मुझे देखते ही बोला ना, कहते हो काका तू आधी फीस में ही पास हो गया। तो उस वक्त ये माहौल था, और अगर इस फीस में कोई बच्चा फेल हो जाता था तो वो फ्री पढ़ता रहता था। फिर हालात चेंज हो गए, तालीम एक कारोबार बन गया, मेरे जैसे कमजोर लोग इस दुनिया में आ गए और उन्होंने आके इसके कल्चर को बदल दिया। कल मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेगा।